साल 1947 भारत आज़ाद हुआ, पर आज़ादी के साथ विरासत में कैसी अर्थव्यवस्था मिली? लगभग 200 साल के ब्रिटिश शासन के बाद देश की आर्थिक हालत क्या थी? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और जानेंगे उस हैरान कर देने वाली सच्चाई को। ये जो फर्क है ना, यही अपने आप में पूरी कहानी है। एक तरफ देखिए 17वीं सदी के बंगाल का हाल, जो एक ऐसी जमीन की तस्वीर खींचता है जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, और दूसरी तरफ है 1947 की कड़वी हकीकत, जहां एक औसत इंसान की उम्र घटकर सिर्फ 32 साल रह गई थी। तो सवाल यही उठता है, आखिर इन दो तस्वीरों के बीच हुआ क्या? इसे हम एक ग्रेट अनरेवलिंग या एक महान बिखराव की कहानी भी कह सकते हैं। आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए इस कहानी में और गहरे उतरते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी, ठहरी हुई नहीं थी। लगभग 200 सालों के ब्रिटिश राज में इसे पूरी तरह से बदल दिया गया। एक ऐसे इंजन में जो चलता तो भारत की जमीन पर था, लेकिन फायदा पहुंचाता था ब्रिटेन को, वो भी भारत के ही हितों की कीमत पर। वाइसराय ब्रूस का ये बयान उस कड़वी सच्चाई को साफ साफ बताता है। मतलब साफ था, इरादा भारत को डेवलप करने का था ही नहीं। इरादा था उसे सिर्फ एक सप्लायर बनाने का, जो ब्रिटेन के कारखानों के लिए कच्चा माल भेजता रहे। सीधी सी बात है, ये पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शोषण पर आधारित थी। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था के उस पिलर से जिस पर देश की सबसे बड़ी आबादी टिकी हुई थी, खेती यानी एग्रीकल्चर। 85%, सोचिए 85% लोग अपनी रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर थे। लेकिन फिर भी ये सेक्टर, जो देश की रीढ़ की हड्डी होना चाहिए था, वो आगे बढ़ने के बजाय और पीछे चला गया। पर ऐसा हुआ क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी जमींदारी सिस्टम, एक बहुत ही शोषक व्यवस्था। देखिए होता क्या था, किसान जो असल में जमीन पर मेहनत कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, उससे जमींदार भारी भरकम लगान वसूलते थे, और यह सारा का सारा पैसा या तो जमींदारों की जेब में जाता था या फिर औपनिवेशिक सरकार के खजाने में। तो नतीजा क्या हुआ? किसानों के पास न तो पैसा बचा और न ही कोई वजह कि वो खेती में कोई सुधार ला सकें। और दिक्कतें सिर्फ यहीं तक नहीं थीं। टेक्नोलॉजी पुरानी थी, सिंचाई के साधन थे नहीं, और खाद का तो कोई नामो निशानी नहीं था। और तो और किसानों पर दबाव डाला जाता था कि वो अपने परिवार का पेट भरने के लिए अनाज नहीं, बल्कि ब्रिटिश मिलों के लिए नील और कपास जैसी नकदी फसलें उगाएं। इसका असर प्रोडक्टिविटी एकदम नीचे और एक उपजाऊ देश में खाने की किल्लत। चलिए अब खेती से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडस्ट्री की, और देखते हैं कि कैसे भारत, जो कभी दुनिया की वर्कशॉप कहलाता था, उसे सिस्टमैटिक तरीके से खत्म कर दिया गया। ढाकाई मलमल का ही उदाहरण ले लीजिए। एक ऐसा कपड़ा इतना महीन कि उसे बुनी हुई हवा तक कहा जाता था। इसकी डिमांड दुनिया भर के शाही घरानों में थी। ये तो बस एक मिसाल है। ऐसे न जाने कितने वर्ल्ड क्लास उद्योग थे जिन्हें एक एक करके खत्म कर दिया गया। और ये सब यूं ही नहीं हुआ। इसके पीछे एक सोची समझी दो तरफा पॉलिसी थी। पहला मकसद था भारत को सिर्फ एक कच्चे माल का एक्सपोर्टर बनाकर रख देना, और दूसरा भारत को ही ब्रिटेन में बने सामान के लिए एक बहुत बड़ा बाजार बना देना। और इसका नतीजा बहुत भयानक था। जो हुनरमंद कारीगर थे वो रातों रात बेरोजगार हो गए, और भारत के जो बाजार कभी अपने सामान से गुलजार रहते थे, वो ब्रिटेन की मशीनों से बने सस्ते माल से पट गए। नतीजा, लोकल इंडस्ट्री तबाह और हर तरफ बेरोजगारी। अब बात करते हैं विदेशी व्यापार की। एक ऐसा एरिया जो कागज पर तो बड़ा अच्छा दिखता है, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। औपनिवेशिक काल में भारत का एक्सपोर्ट हमेशा उसके इंपोर्ट से ज्यादा रहा। मतलब टेक्निकली भारत के पास एक लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस था। अब सुनने में तो ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात लगती है ना? तो सवाल ये है कि क्या इस सरप्लस से, इस अतिरिक्त कमाई से भारत अमीर हुआ? और जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर होने के बजाय इस एक्सपोर्ट सरप्लस से एक ऐसी चीज हुई जिसे इकोनॉमिस्ट ड्रेन ऑफ वेल्थ या धन की निकासी कहते हैं। मतलब जो पैसा भारत कमा रहा था, उसे सिस्टमैटिक तरीके से देश से बाहर भेजा जा रहा था। तो आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा था? इसे भारत में तो इन्वेस्ट किया नहीं जा रहा था। नहीं, इसे लंदन में बैठे अंग्रेज अफसरों को सैलरी दी जा रही थी। ब्रिटिश सरकार जो युद्ध लड़ रही थी, उसका खर्चा उठाया जा रहा था, और ऐसी अदृश्य चीजें इंपोर्ट की जा रही थी जिनका फायदा सिर्फ ब्रिटेन को होता था। सीधी सी बात है, भारत की कमाई का इस्तेमाल ब्रिटेन को और अमीर बनाने के लिए हो रहा था। इन सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर हुआ?
चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो दिल दहला देने वाले हैं। कुल साक्षरता दर 16% से भी कम, और महिलाओं की बात करें तो ये आंकड़ा और भी नीचे था, सिर्फ 7%। ये साफ दिखाता है कि लोगों की शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया। शिशु मृत्यु दर एक और भयावह आंकड़ा। हर 1000 बच्चों में से 218 अपनी जान गंवा देते थे। यह पब्लिक हेल्थ सुविधाओं की बदहाली का एक सीधा सीधा सबूत है। और ये आंकड़ा हमें वापस वहीं ले आता है जहां से हमने बात शुरू की थी। औसत जीवन प्रत्याशा, यानी एक औसत इंसान कितने साल जिएगा, वो थी सिर्फ 32 साल। एक आंकड़ा जो 200 साल के औपनिवेशिक शासन की पूरी कहानी कह देता है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसे विरासत में क्या मिला? सच तो ये है कि देश के सामने सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा था। विरासत में मिली एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका एग्रीकल्चर सेक्टर बर्बाद था, इंडस्ट्री को मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, विदेशी व्यापार सिर्फ ब्रिटेन के फायदे के लिए था, और इंफ्रास्ट्रक्चर वो भी लोगों के लिए नहीं बल्कि औपनिवेशिक हितों को साधने के लिए बनाया गया था। और इन सब के ऊपर भयानक गरीबी और बेरोजगारी। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था को इस तरह से इतने सिस्टमैटिक तरीके से तोड़ा गया हो, तो एक नया राष्ट्र अपनी शुरुआत करे तो करे कहां से? यही वो चुनौती थी जिसका सामना आज़ाद भारत के पहले नेताओं को करना था।